हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, द अकम्पाइंग फिगर शोज सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड इन अ सर्किट इन अ हाउस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक फिगर दी है, वहाँ पे कुछ अप्लायंसेस कनेक्टेड है, जैसे कि लैंप है, टीवी है, देन ये बड़ा लैंप है, इस तरह से। तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर देने। तो क्वेश्चन 1, बाय विच मेथड आर द अप्लायंस कनेक्टेड। कौन से मेथड से कनेक्ट, क्योंकि मोस्टली दो मेथड रहती है, सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल अप्लायंसेस। तो मीन्स हर एक अप्लायंसेस के यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें बताना, कितना आना चाहिए। तो देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज अप्लायंस शुड बी सेम एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। The potential difference between live and neutral wire in domestic wiring is maintained at 220 volt in India. Hence, potential difference across this appliance should be 220. क्योंकि अपने इंडिया में क्या रहता है, जो लाइव और न्यूट्रल वायर है ना डोमेस्टिक वायरिंग में, तो वो 220 वोल्टेज मेंटेन करता है। तो और जब भी कोई भी अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, तो हर एक के अक्रॉस सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है। इसलिए अप्लायंसेस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, 220 वोल्ट। Next, will the current passing through each appliance be the same? Justify your answer. देखो, the current passing through each appliance is not same. अप्लायंस के इसमें जो करंट पास हो रहा है वो हर एक की इसमें सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच अप्लायंस इज गिवन बाय I इज इक्वल टू V अपॉन R। बट जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वो हर एक अप्लायंस के अक्रॉस में सेम ही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दैट मीन्स now each appliance has different value of resistance. Thus, the current flowing through them will be different. The the one with greater value of resistance will receive the lesser amount of current, and the one with less value of resistance will receive the more current. अभी देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट मीन्स जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो उसके अक्रॉस ज्यादा करंट होगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट कम रहेगा, राइट। तो इसलिए हर एक अप्लायंस की रेजिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हर एक के थ्रू डिफरेंट करंट फ्लो करेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द डोमेस्टिक अप्लायंस कनेक्टेड इन दिस वे। मीन्स पैरेलल में ही क्यों कनेक्टेड रहते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस। बिकॉज दिस कनेक्शन अश्योर दैट इवन इफ वन और मोर अप्लायंस गेट फॉल्टी और स्टॉप वर्किंग, द वर्किंग ऑफ अदर विल रिमेन अनअफेक्टेड। मीन्स मान लो कोई एक इक्विपमेंट है वो खराब हो गया या फिर उसका काम करना बंद हो गया, तो भी बाकी के अप्लायंसेस अफेक्ट नहीं होंगे, वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में ही रहेंगे। इसलिए हम मोस्टली जो भी डोमेस्टिक अप्लायंस है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, if the TV stop working, will the other appliance also stop working? Explain your answer. देखो, the working of other appliances will remain unaffected even if TV stop working. टीवी ने अगर काम करना बंद भी किया तो भी बाकी अप्लायंसेस का वर्किंग स्टॉप नहीं होगा, वो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। द करंट थ्रू टीवी विल स्टॉप बट अदर अप्लायंसेस विल रिसीव द अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ करंट एज बिफोर। मीन्स टीवी के यहाँ का करंट स्टॉप हो जाएगा, बट बाकी अप्लायंसेस को जो करंट मिल रहा है ना वो एज इट इज रहेगा, जो टीवी बंद होने के पहले था वैसे ही रहेगा। ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। द करंट डिवाइड्स इटसेल्फ इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस present. If one of the branches becomes open circuited due to some fault, the remaining branches will still be forming complete circuit for the flow of current. पैरेलल कनेक्शन की वजह से क्या होता है, जो करंट है ना वो डिवाइड हो जाता है, ओके उनके इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में। तो अगर कोई एक डिवाइस फॉल्टी होगा या फिर वो ओपन सर्किटेड रहा, तो भी वो बाकी के इसमें करंट फ्लो होते रहता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फिगर शोज द सिंबल ऑफ कंपोनेंट यूज इन द ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखो यहाँ पे ना ये सिंबल दिए और यहाँ पे ये एक डायग्राम दी, तो अभी हमें क्या करना है, ये सिंबल को यूज करके प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो विच लॉ कैन यू प्रूव विद द हेल्प ऑफ अबव सर्किट, और कौन सा लॉ प्रूव होगा ये भी हमें वहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर आएगा, ये है यहाँ पे वोल्ट मीटर रहेगा, और हमेशा वोल्टेज को दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का साइन रहता है प्लस माइनस। देन यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है। यहाँ पे एमीटर, एमीटर क्या शो करता है, करंट शो करता है। वोल्ट मीटर क्या शो करता है, वोल्टेज शो करता है। यहाँ पे बैटरी है जहाँ से सप्लाई स्टार्ट होगा, और ये की है मीन्स ओपन या क्लोज हम उसे कर सकते हैं। अगर वो ओपन की तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा, और क्लोज करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और हमें यहाँ पे
वोल्टेज और एमीटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और ये सर्किट क्या प्रूव करता है? दिस सर्किट कैन बी यूज टू प्रूव द Ohm's law. So Ohm's law क्या रहता है? V is equal to I into R is the expression of Ohm's law. Next, Umesh has two bulbs having resistance of 15 watt and 30 watt. He wants to connect them in a circuit, but if he connect them one at a time, the filament gets burnt. Answer the following. तो देखो, when Umesh connects the bulb at the one at a time, the filament of bulb get burnt. This means that heat energy generated in the filament is beyond what it can tolerate. Means अगर उमेश ने कोई एक ही बल्ब कनेक्ट किया एट अ टाइम, तो जो फिलामेंट है बल्ब का वो क्या होता है? बर्न हो जाता है। दैट मीन्स जो एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, जो फिलामेंट को जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो जो उसका टॉलरेंस है उससे ज़्यादा वो प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए वो क्या हो रही है? जल जा रही है। Hence we need to reduce the heat generated across filament. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट का रिडक्शन करना पड़ेगा जो फिलामेंट के अक्रॉस जनरेट हो रही है उसका। Now the heat generated in a resistor is proportional to the amount of current flowing through it. तो जो हीट जनरेट होती है ना वो करंट के प्रोपोर्शनल में रहती है। So thus we need to reduce the current flowing through the bulb. तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हीट कम करनी है तो हमें करंट जो फ्लो हो रहा है तो वो भी कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, which method should he use to connect the bulb? उसने कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए बल्ब कनेक्ट करने के लिए? If bulbs are connected in series, the effective resistance of circuit increases and hence current through the bulb decreases. In this way, both the bulb can be saved from burning. तो अगर हम सीरीज में ये बल्ब्स कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों करंट की वैल्यू कम होगी? क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट की वैल्यू कम कब रहती है? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, तो इसलिए जो भी अपने बल्ब से वो भी सेव हो जाएंगे, वो नहीं जलेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वे ऑफ कनेक्टिंग द बल्ब डिपेंडिंग ऑन आंसर ऑफ ए अबव। देखो, the following are the characteristics of series connections. The effective resistance of circuit is sum of the individual resistance of resistors present in the circuit. तो सीरीज में क्या रहता है? जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है ना उनकी एडिशन हो जाती है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट इज ऑलवेज लार्जर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहता है, अगर मान लो सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है और एक की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो उन सबसे ज्यादा वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है। क्योंकि क्या होती है? क्योंकि समेशन हो जाती है सारे रेजिस्टेंस की, इसलिए। द करंट थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड इन सीरीज इज द सेम। सो जो करंट रहता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं उनके अक्रॉस सेम ही रहता है। सो द सोर्स वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में क्या रहता है? जो भी वोल्टेज रहता है वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द अबव सर्किट? अभी देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? 15 और 30 थी, और अगर हम वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसकी एडिशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 15 + 30 इज इक्वल टू 45 ओम। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज करंट इन एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। ओके, सो फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस। देखो, यहाँ पे वोल्टेज दिया है, यहाँ पे करंट दिया है। वोल्टेज कितना है? 4, करंट कितना है? 9। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओके, तो अगर V है तो क्या हो जाएगा? 4/9। ओके, देखो यहाँ पे क्या आया? 5 एंड 11 एंड 25, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है? 6 एंड यहाँ पे 13/5। तो जो भी एवरेज रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस आएगा तो मोस्टली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 4.9 लिया है, आप बोलो कि यहाँ पे भी 4.9 ही दिया है, तो आप यहाँ पे 5/11.25 एंड 6/13.5 भी लेंगे, या फिर 4/9 लोगे तो वो सेम ही है। ओके, आप ट्राई कर सकते हैं। देखो, 4/9 का जो आंसर आएगा दैट इज 0.04, सेम 5/11.25 का भी 0.04 ही आने वाला है, और 6/13.5 का भी 0.04 ही आने वाला है। इसलिए क्या किया? क्योंकि जो भी वैल्यूज रहती है वो क्या रहती है? एक्चुअल एवरेज रेजिस्टेंस निकालते वक्त आपका जो एवरेज रेजिस्टेंस रहता है वो सेम ही आता है। तो देखो, एवरेज रेजिस्टेंस जो है ये तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3 करना है, तो क्या रहता है? 12/9 इंटू 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 12/9 अपॉन 3।
तो अगर मैं यहाँ पे ये 9 यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 3 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4/3 इंटू 3, तो एवरेज रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4/9 ही आ गया। आया समझ में? इसलिए 4/9 सर हमारा क्या आ जाएगा? 0.44। तो एवरेज रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0.44। ओके, अभी नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन करंट पोटेंशियल करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस? तो वो स्ट्रेट लाइन आने वाला है। ओके, विच लॉ विल द ग्राफ प्रूव एक्सप्लेन द लॉ? तो देखो, द ग्राफ प्रूव्स ओहम लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन शो करता है। ओहम्स लॉ स्टेट दैट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, that is V is directly proportional to I, therefore V is equal to I into R, where R is the constant of proportionality called as the resistance of resistor. It tends to resist the flow of charge through a conducting wire, और उसका जो ऐसा यूनिट रहता है वो रहता है ओहम। अभी नेक्स्ट है मैच द पेयर्स। तो देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है। ग्रुप ए में कुछ पॉइंट्स जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, और बी ग्रुप में कुछ वैल्यूज दी है, कुछ पॉइंट्स दिए, ऑप्शंस दिए, तो वो हमें मैच करने। तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो वीकली अटैच्ड रहते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहता है वो वीक रहता है। करंट जो है वो V/R के फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या रहती है? V/L/I, एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। अगर रेजिस्टेंस रहता है सीरीज में तो वो रेजिस्टेंस एड अप हो जाता है, और क्या होता है? टोटल जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है सर्किट का। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ x is R if its area of cross section is A, what is its resistivity and what is its unit? देखो resistivity of conductor rho is equal to R A upon L। ओके, तो L is equal to x दिया है, R is equal to small r है और A is equal to A है। तो हम कैसे लिखेंगे? रो, इसे बोलते हैं रो, सिंबल को बोलते हैं रो। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एक्स, एंड जो उसका यूनिट रहेगा रेजिस्टिविटी का वो रहेगा ओहम मीटर। ओके, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस R1, R2, R3 and R4 are connected as shown in figure. S1 and S2 are two keys. Discuss the current flowing in the circuit in the following cases. देखो यहाँ पे R1, R2, R3 और R4 कनेक्टेड है। ओके, और जो की है ना दो, यहाँ पे क्या है? की भी शो की है, तो हमें जो करंट है वो बताना है। तो देखो अगर बोथ S1 एंड S2 अगर क्लोज करते हैं तो क्या होगा? व्हेन बोथ S1 एंड S2 close, the effective resistance of circuit decreases and hence current will increases। अगर हम S1 S2 दोनों भी क्लोज करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो रेजिस्टेंस रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पे पैरेलल है ना तीनों के तीनों, ये पैरेलल में होने के कारण रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और उसके बीच अक्रॉस का करंट इंक्रीज हो जाएगा। बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, तो क्या हो जाएगा? जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पहले केस में क्या था कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है इसलिए करंट इंक्रीज हो रहा था। अभी सेकेंड केस में यहाँ पे जब बोथ S1 एंड S2 आर ओपन है तो उस केस में क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस एंड हेंस करंट विल डिक्रीजेस। एंड थर्ड केस क्या है? S1 is closed but S2 is open. So when S2 is closed and when S1 is closed and S2 is open, the effective resistance of circuit decreases and hence current will be increases. Okay, तो मीन्स इस केस में भी क्या हो रहा है? जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, इसके कारण करंट इंक्रीज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है थ्री रेजिस्टेंसेस X1, X2 and X3 आर कनेक्टेड इन सर्किट इन डिफरेंट वे। X is the effective resistance. The properties observed for these different way of connecting X1, X2, X3 are given below. Write the way in which they are connected in each phase. I is equal to current, V potential difference and X is the effective resistance. तो पहली केस क्या दी है? करंट I flowing through X1, X2 and X3। तो आंसर क्या आएगा? देखो करंट I flow through X1, X2, X3. In such a case, resistance are connected in parallel because when circuit elements are connected in parallel, the magnitude of current passing through each element is same. Okay. Next है X is larger than X1, X2 and X3. If X is larger than X1, X2 and X3, in such a cases, the resistance must be connected in series because when the circuit elements are connected in series,
द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि सम हो जाती है ना, इसलिए उसका वो टोटल रेजिस्टेंस x क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. नेक्स्ट, x इज स्मॉलर देन x1, x2 एंड x3. इन सच अ केस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. जब पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम रहता है कंपेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. Okay, when circuit element are connected in parallel, the magnitude of effective resistance is less than individual resistance. Next, the potential difference across x1, x2, x3 is the same. In such a case, resistance must be connected in series, because only in series connection the potential difference across each circuit element is the same. Okay. Next, x is equal to x1, x2 and x3. Next, x is equal to x1, x2, x3. The resistance must be in series connection, because this is the expression to calculate the effective resistance in series connection. And x is equal to 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x3. The resistance must be in parallel connection, because this is the expression to calculate the effective resistance in parallel connection. Okay, तो ये हो गया. Next है solve the following problems. अभी the resistance of 1 meter long nichrome wire is 6 watt. If we reduce the length of wire to 70 centimeter, what will be its resistance? Okay, तो देखो resistance of wire is directly proportional to its length. Let R1 and R2 be the resistance of nichrome wire of 100 centimeter, that is 1 meter, and 70 centimeter respectively. R1 is directly proportional to 100 and R2 directly proportional to 70. तो हम ऐसे लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 70 अपॉन 100. तो R2 इज इक्वल टू 70 अपॉन 100 इंटू R1. तो R1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 6 ओम. और अगर सॉरी वो ऑलरेडी 6 दी है. ओके, तो R2 इज इक्वल टू 70 अपॉन 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा 4.2 ओम. तो R2 कितना मिल गया 4.2. नेक्स्ट, व्हेन two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 watt, 80 ohm. When they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohm. What are the values of two resistances? यहाँ पे watt नहीं है, यहाँ पे ohm है, हाँ याद रखना. When connected in series, तो R1 plus R2 कितना है 80. When connected in parallel, उनका resistance कितना आ रहा है 20 ohm. तो equation 2 can also be written as R1 into R2 अपॉन ये जो है वैल्यू R1 प्लस R2 वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं और इक्वल टू 20. तो देखो R1 R2 इज इक्वल टू 80 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1600. तो R1 इज इक्वल टू 1600 अपॉन R2. तो अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1600 अपॉन R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 80. तो देखो यहाँ पे अगर मैं मुझे क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे R2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस ये जो ये यहाँ पे चला जाएगा माइनस 80R प्लस 1600 इज इक्वल टू 0. और अगर हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600 और 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80. तो इसलिए R2 माइनस 40 R2 माइनस 40. तो R2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 40 ओम. नेक्स्ट है इफ चार्ज ऑफ 420 कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज 5 मिनट, what is the value of current? Okay, the current flowing through conducting wire is equal to I is equal to charge upon time. तो चार्ज कितना है 420 कूलम एंड टाइम कितना बोला है 5 मिनट. तो हमें वो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में. तो 5 इंटू 60 वो क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में. तो देखो 420 अपॉन 5 इंटू 60 तो आंसर आ रहा है 1.4 ओहम. तो इतना करंट सर्किट के थ्रू फ्लो होगा. तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना जो एक्सरसाइज था चैप्टर 3 का वो कंप्लीट कर दिया है. ऐसे